सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो टीचर ओरिजिन को आज़ाद कर देता है। टीचर ओरिजिन अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद तो नहीं हुए थे, लेकिन जो उसकी विल थी वो एक तरीके से आज़ाद हो चुकी थी। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू काफ़ी सारे ट्रू गॉड से कनेक्ट हो जाए। इस टाइम जो लू फैंग और प्राइमल चॉसिटी लीडर थे वो टॉप के ऊपर बैठे थे, और वही लू फैंग और प्राइमल चॉसिटी लीडर के नीचे काफ़ी सारे ट्रू गॉड थे। लू फेंग उठ के खड़ा हो जाता है और वो भाषण देना स्टार्ट करता है। वो कहता है जितने भी मिनिएचर यूनिवर्स है सेकेंड एरा के, वो सारे लगभग इनहेरिटेड होने में आ चुके हैं, और ये जो सेक्टर बीस्ट है वो जल्दी हम तक भी पहुंच जाएंगे। एक्चुअली मेरे पास एक मेथड है जिसके थ्रू मैं सेक्टर बीस्ट की लोकेशन पता कर सकता हूँ। मैं पता कर सकता हूँ कि वो इस वक्त किस जगह पे है, और मैं ये मेथड तुम लोगों को बताने वाला हूँ। मतलब एग्जैक्टली मैं तुम लोगों के साथ उन सेक्टर बीस्ट की लोकेशन शेयर करने वाला हूँ। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो अपने हाथों को वेव करता है, और जैसे ही वो अपने हाथों को वेव करता है हम लोगों को आसमान के अंदर बहुत बड़ी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, जिसके ऊपर एक गूगल मैप जैसा एक बहुत बड़ा सा मैप आ जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्टर भी हम लोगों को रेड स्पॉट के साथ देखने के लिए मिल सकते थे। एक्चुअल में ये जो पूरी की पूरी पिक्चर थी ये यूनिवर्स ओशन की पिक्चर थी, और इसके अंदर हम लोगों को दो मिनिएचर यूनिवर्स भी देखने के लिए मिल सकते थे जो कि दोनों होली लैंड से। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोगों को एक लू फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ये सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर बनाई गई थी। लू फैंग उन लोगों को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि देखो कुल मिला के 9 लाख सेक्टर बीस्ट है, जिसके अंदर से 4,50,000 सेक्टर बीस्ट ने तो अभी तक कोई भी एक्शन लेना भी स्टार्ट नहीं किया, और वही बचे हुए जो 4,50,000 सेक्टर बीस्ट है वो लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ओरिजिनल यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को 4,50,000 लाइट के स्पॉट्स देखने के लिए मिल सकते थे उस मैप के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ओरिजिनल यूनिवर्स की तरफ आ रहे थे। इस वक्त जितने भी ट्रू गॉड थे वो सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। वो सब लोग चिल्ला रहे थे कि हम उन्हें कैसे रोकेंगे, हम उनसे कैसे बचेंगे। मतलब कुल मिला के इन लोगों के पास 100 से भी कम ट्रू गॉड्स हैं, और वो सेक्टर पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर ट्रू गॉड्स भी नहीं है। और आपको पता होगा कि एक ही सेक्टर बीस ने पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर तबाही मचा दी थी। तो जब इतने सारे सेक्टर बीस एक साथ अटैक करेंगे तो उनको रेजिस्ट करना पूरी तरीके से नामुमकिन था। सब लोग लू फैंग जैसे नहीं थे जो कि एक एक बारी में 10-10, 20-20 हज़ार सेक्टर बीस को मार सके। इवन उन लोगों के लिए एक सेक्टर बीस को ग्रुप बना के मारना भी पूरी तरीके से इम्पॉसिबल सा था। लोगों को लास्ट टाइम याद होगा जब सेक्टर बीस मोरोशा लास्ट में लू फैंग से बदला लेने के लिए आया था, तो बस वो लेवल 2 के ऊपर था, और उसके बाद भी प्राइमल चॉसिटी लीडर और 30 से भी ज़्यादा ट्रू गॉड्स को उसने अपने पीछे नचवा दिया था। तो इस वक्त 9 लाख से ज़्यादा सेक्टर बीस्ट है। ये लोग लिटरली एक नाइटमेयर के अंदर जा चुके थे। मतलब ये लोग कुछ भी कर ले, इनका मरना तो तय ही है। 9 रिमोट टेस्ट मास्टर कहते हैं कि तुम सब लोगों को अपने आप को लकी मानना चाहिए कि अभी तक हम इस कैटास्ट्रॉफी के अंदर जिंदा भी है, और हमें एक मौका तो मिल रहा है कम से कम उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। एंड उसके अलावा अगर हम लोगों के मिनिएचर यूनिवर्स एक टाइम में डिवॉर कर भी लिए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग फ्यूचर के अंदर कभी भी अपने आप को और इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, कम से कम हम लोग ज़िंदा तो रह सकते हैं, एक ज़िंदा रहने की उम्मीद तो है। और वैसे भी इस मिनिएचर इस यूनिवर्स एरा को ख़त्म होने के ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ एराज और बचे हुए हैं। और जिस तरीके से लू फैंग की पावर इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसी तरीके से अगर हम लोग ज़िंदा बच जाते हैं तो और भी काफ़ी सारे टैलेंट बॉर्न होंगे 5 ट्रिलियंस ऑफ एरा के अंदर, और उनके अंदर से काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स बनेंगे। और मे भी हो सकता है कि वो लोग ट्रांजेंट इंकाग्निशन कर ले, और एक बार उन लोगों का ट्रांजेंट इंकाग्निशन हो जाता है तो उसके बाद तुम लोगों को और किस चीज़ की टेंशन है। तुम्हारी जो रेस है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए जी सकती है, वो और 5 ट्रिलियंस ऑफ एराज जी सकती है। इसी के बाद काफ़ी सारे जो ट्रू गॉड्स होते हैं जो कि ह्यूमन और होंग अलायंस के थे, वो कहते हैं कि मिल्की वे और टीचर ओरिजिन ये दोनों के दोनों ह्यूमन रेस और बाकी के सारे रेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इन लोगों की सबसे ज़्यादा चांसेस है कि ये ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के ऊपर जाए और ट्रांसेंड इंकाग्नेशन कर पाए। तो इन लोगों के मिनिएचर यूनिवर्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब लू फैंग इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है तो उसे थोड़ा सा अपने दिल के अंदर दर्द होता है। डेफिनेटली लू फैंग इस चीज़ के लिए भी तैयार था कि उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा मे बी इस सेक्टर 20 क्राइसिस के अंदर, लेकिन इस वक्त वो बस जिंदा रहने के बारे में सोच रहा था। लेकिन सडनली हम लोग को एक छोटा सा ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है। इस मीटिंग को सिटिंग माउंटेन गेस्ट अटेंड कर लेते हैं, जिसको इवन लू फैंग ने भी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं देखा था। गाइज मैंने पिछले एपिसोड में सिटिंग माउंटेन गेस्ट का जिक्र कर दिया था क्योंकि वो थोड़ी सी स्क्रिप्ट आगे पीछे हो गई थी, लेकिन सिटिंग माउंटेन गेस्ट की एंट्री अभी हो रही है। वही जब लू फैंग सिटिंग माउंटेन गेस्ट को देखता है तो वो डेफिनेटली शॉक होता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है
कि ये एक रियल कैटास्ट्रॉफी है और इसके अंदर सिटिंग माउंटेन गेस्ट का भी मिनिएचर यूनिवर्स पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। तो मे बी इसलिए वो आज इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया हो कि उनकी कोई काम बन जाए यहाँ पे आके। वही लू फेंग कंटिन्यू रखता है बोलना और वही लू फेंग को जो सेक्टर 20 मोरूशा था वो गाइड करते हुए बताते रहा था कि इस वक्त जो सेक्टर 20 है वो कहाँ पे है और वो कितने दूर है। लू फेंग कहता है कि वो एक दिन से कम के टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी प्राइमल यूनिवर्स के अंदर एंटर कर जाएंगे। जब लू फेंग ये सारी चीज़ें बाकी सारे ट्रू गॉड्स को एक्सप्लेन कर रहा था तभी लू फेंग के दिमाग में एक थॉट आता है कि अगर इन सेक्टर 20 ने मेरे मिनिएचर यूनिवर्स को फॉलो करने की कोशिश की तो उसके बाद मैं अपने स्टार टावर को अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर कवर कर लूँगा, क्योंकि जो गाइस स्टार टावर है वो एक गोल्डी किंग लेवल का वैल्यूएबल है, तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वो कहता है कि मैं अपने स्टार टावर के अंदर उन सारे 9 मिलियन सेक्टर 20 को कैद कर लूँगा और उसके बाद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उसी के अंदर ट्रैप करके रख लूँगा और सीज कर दूँगा। तभी जो मुरुशा होता है वो लू फेंग को एक सिग्नल भेजता है। मुरुशा कहता है कि मास्टर 4,50,000 से भी ज़्यादा सेक्टर 20 ऑलरेडी तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब है और उन्हें लगभग कुछ 1-8 मिनट का वक्त लगने वाला है आपके मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर पहुंचने के लिए और आपके मिनिएचर यूनिवर्स को स्वॉलो करने के लिए। इस वक्त जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जो सेक्टर 20 है ये 2 टीम्स के अंदर डिवाइड है। कुल मिला के 9 लाख सेक्टर 20 है और 9 लाख में से 4,50,000 सेक्टर 20 इस वक्त एक्शन के अंदर है। मतलब वो सारे के सारे मिनिएचर यूनिवर्स को तबाह करते हुए इस वक्त लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर पहुंच चुके हैं। और जो मैंने बताया था कि बचे हुए 4,50,000 सेक्टर 20 जो कि इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे, एक्चुअल में गाइस ऐसी बात नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो आपस में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो फाइनल लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न हो सके। लू फेंग को इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उन 4,50,000 सेक्टर 20 को रोकना चाहिए जो कि उसके मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर है, जो कि उसके मिनिएचर यूनिवर्स को कुछ टाइम के अंदर चूसना शुरू कर देंगे, या फिर उसको वो दूसरी टीम के पास जाना चाहिए जो कि कंटिन्यूसली एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और जल्दी कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पे लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न हो जाएगा। लेकिन तभी लू फेंग के आंखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिलती है। वो कहता है कि मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है और इसी के साथ लू फेंग एक उदास मन के साथ सोचता है कि अगर उसका मिनिएचर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा अपने आप को रैंक अप नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम वो ज़िंदा तो रह पाएगा, वो बाकी लोगों को तो ज़िंदा बचा पाएगा। बट अगर गलती से भी लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न हो जाता है तो ये एक रियल कैटास्ट्रॉफ होगा और उसको इवन लू फेंग भी नहीं रोक पाएगा। लू फेंग छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाता है और इसी के बाद एक अनाउंसमेंट करता है कि सुनो, ये जो सेक्टर 20 है इन लोगों ने अपने आप को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक ग्रुप मेरे मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर खड़ा है जो कि मेरे मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर करना शुरू कर सकता है किसी भी मोमेंट के ऊपर, और जो दूसरा ग्रुप है वो इस वक्त एक दूसरे को कंटिन्यूसली खाते जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी एक लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न हो। और अगर गलती से भी एक लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न होता है तो इवन मेरे जैसा बंदा भी सारी की सारी होप्स खो सकता है। इसी के साथ जैसे ही लू फेंग ये सारी चीज़ें बोलता है नीचे एक काफ़ी ज़्यादा हीटेड डिस्कशन चालू हो जाता है। वो सारे जो ट्रू गॉड्स होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे के साथ बात करने लग जाता है। वो सारे के सारे इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस मोमेंट के अंदर उन लोगों को क्या करना चाहिए। कुछ टाइम तक इन लोगों का डिस्कशन इसी तरीके से चलता है, लेकिन इसी के बाद लू फेंग जब इन सब लोगों को देखता है इस तरीके से डिस्कशन करते हुए, इसी के बाद लू फेंग प्राइमल चॉ सिटी लीडर की तरफ देखता है। प्राइमल चॉ सिटी लीडर लू फेंग से कहते हैं कि उन लोगों से कोई भी चीज़ होप करना पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है। इस वक्त वो सब लोग चाहते हैं कि तुम जाके उन सब लोगों के मिनिएचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करो, और इस वक्त तुम्हारा खुद का मिनिएचर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला है, तुम कैसे उन लोगों के मिनिएचर यूनिवर्स के बारे में बॉदर कर सकते हो। बस बात इतनी है कि उनमें से कोई भी तुमसे ये चीज़ नहीं कहेगा। डेफिनेटली उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा फटती है, उन लोगों के मुँह से एक शब्द नहीं निकल सकता इन सारे टॉपिक के बारे में तुम्हारे सामने। लू फेंग कहता है कि अभी मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची। लू फेंग उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि डियर ऑल माई ट्रू गॉड्स फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं बची है। मैं इस वक्त उस रीजन की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे इस वक्त वो 4,50,000 सेक्टर 20 है जो कि फर्स्ट इनकाग्नेशन एरा के अंदर है, क्योंकि मुझे उस लेवल 6 के सेक्टर 20 को बॉर्न से रोकना पड़ेगा। और जैसे ही लू फेंग ये सारी चीज़ें बोलता है तो सब लोग एकदम से शॉक हो जाता है। जो लू फेंग के डिसाइपल होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। वही प्राइमल चॉ सिटी लीडर को भी एक छोटा सा मिनिएचर हार्ट अटैक आ जाता है। जितने भी लू फेंग के जो क्लोज लोग थे उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था इस वक्त। उन सब लोगों को पता था कि 4,50,000 सेक्टर 20 एक मजाक नहीं होता, और लू फेंग अकेला उन लोगों के साथ कैसे डील करेगा, भले वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वहाँ पे जाता है तो उसका मिनिएचर यूनिवर्स भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा।
काफ़ी सारे लोग काफ़ी कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लू फेंग कहता है कि मेरे साथ इस वक्त कोई भी बात करने का कोई मतलब नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरा जो मिनीचर यूनिवर्स है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक इन सारे सेक्टर 20 को एंडोर कर सकता है, मतलब रोक के रख सकता है। लेकिन इस वक्त जो दूसरी टीम है सेक्टर 20 के, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो मुझे उनके पास जाना ही होगा। लू फेंग फायर ड्रोम और बाकी जो अपने डिसाइपल्स होते हैं उन लोगों का भी मुंह बंद करा देता है। इवन इस वक्त लू फेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद सारे के सारे जो ट्रू गॉड्स थे वो एकदम से शांत हो चुके थे। उन सब लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा था। जो डीमन रेस है, बग रेस है और ये सारी जो रेसेस है, इन लोगों की जनरली ह्यूमंस के साथ इतनी बनते नहीं है और ना ही उन लोगों को लू फेंग इतना ज़्यादा पसंद है। बट स्टिल एट दिस मोमेंट उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो लोग इस चीज़ को फील कर सकते थे कि लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स के बाहर इस वक्त सेक्टर 20 आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो लू फेंग है वो बचे हुए सेक्टर 20 के पास जा रहा है ताकि फाइनल सेक्टर 20 बॉर्न ना हो। और लू फेंग एक लोती होप थी जो कि ट्रांसइनकॉग्निशन कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा टैलेंटेड बंदा, एट द एंड ये बंदा भी इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एट द एंड लू फेंग वहाँ से उठ के जाने लग जाता है और जाते जाते बस वो एक ही चीज़ कहता है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूँगा ताकि मैं इन सेक्टर 20 को ख़त्म कर सकूँ, लेकिन तुम सब लोगों के जो मिनीचर यूनिवर्स है उन सबको मैं नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। वो सब अभी तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, वेदर तुम उनको प्रोटेक्ट कर पाते हो या नहीं। मैं उन सारी चीज़ों के अंदर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी ट्रू गॉड थे उन सभी लोगों के मुंह लटक जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता था। उन सब लोगों को पता था कि लू फेंग खुद का मिनीचर यूनिवर्स प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो उनका मिनीचर यूनिवर्स कहाँ से प्रोटेक्ट करेगा। और उन सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था लू फेंग के लिए। तब भी काफ़ी सारे ट्रू गॉड उठ के खड़े हो जाते हैं और वो सब लोग कहते हैं कि मिल्की वे ऑडी लीडर तुम आगे जाओ, और रही बात तुम्हारे मिनीचर यूनिवर्स की तो उसकी चिंता मत करो। इवन हम लोगों को अपने मिनीचर यूनिवर्स को रिस्क करना पड़े फिर भी हम तुम्हारे मिनीचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और वैसे भी अगर हमारा मिनीचर यूनिवर्स खो भी जाता है तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग आगे जाके ट्रांसइनकॉग्निशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों की पॉसिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम थी तुम्हारे कंपैरिजन के अंदर। तो मिल्की वे ऑडी लीडर हमारे मिनीचर यूनिवर्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इस वक्त सेक्टर 20 क्राइसिस के ऊपर ध्यान दो। जो सिटिंग माउंटेन के जो कि कोने से इस वक्त इन सारे नज़ारों को देख रहे थे, जब वो लोग देखते हैं कि इस तरीके से फाइनली इस मोमेंट के ऊपर जितने भी ट्रू गॉड्स हैं अलग अलग रेसेस के, वेदर वो लू फेंग के दुश्मन हो या फिर दोस्त हो, वो सब एकजुट हो चुके हैं और वो लिटरली अपनी जान भी खतरे में डालने के लिए तैयार हो चुके हैं लू फेंग के लिए। और तभी वो कहते हैं प्राउडली कि सच्ची में ये मेरा ही डिसाइपल है। मैंने अर्थ रेस को, ह्यूमन रेस को बनाई इसलिए था ताकि एक ऐसा बंदा बॉर्न हो सके जो कि हर टाइम में सही डिसीजन ले सके, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हो, जिसके अंदर प्यार भी कूट कूट के भरा हो और नफ़रत भी कूट कूट के भरी हो। मतलब जितने भी पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर रेसेस थे जिनको आज तक कोई एक साथ नहीं ला पाया, एट द एंड लू फेंग ने उन सारे रेसेस को एक कर दिया था। और इस वक्त वो पूरी तरीके से होल हार्टली लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे एक प्योर इंटेंशन के साथ। सिटिंग माउंटेन गेस कहते हैं कि जनरली ह्यूमंस या फिर जो अर्थलिंग्स है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है। तो वैसे तो वो लोग जब कमज़ोर होते हैं तो उन लोगों का दिल काफ़ी ज़्यादा कोमल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पावरफुल होते जाते हैं वैसे वैसे उनके अंदर घमंड आता जाता है। और मेरा डिसाइपल जो कि पूरी के पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी ये पहले की तरह ही काफ़ी ज़्यादा शांत और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है। उसे पता है कि कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। इसके अंदर 1% भी घमंड नहीं आया और पूरी तरीके से इसका दिल जो है वो पूरी तरीके से साफ़ है। इस वक्त उसका मिनीचर यूनिवर्स खतरे में है, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों की चिंता कर रहा है और वो बाकी के लोगों को बचाने के लिए उन सेक्टर 20 के साथ फाइट करना चाहता है। और ये सारी बातें वो विदाउट एनी हेजिटेशन कह रहा है। इसीलिए जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी होता है वो आगे आता है और वो लू फेंग से कहता है कि लू फेंग तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाके सेक्टर 20 थ्रेड को संभालो। रही बात तुम्हारे मिनीचर यूनिवर्स की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मेरी है। मैं तुम्हारे मिनीचर यूनिवर्स के अंदर बैठे रहूँगा और मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे ट्रेजर्स हैं जो कि तुम्हारे मिनीचर यूनिवर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उन सेक्टर 20 की स्पीड को और ज़्यादा स्लो कर सकते हैं तुम्हारे मिनीचर यूनिवर्स को डिवॉर करने से। जब लू फेंग और प्राइमल चॉसिटी लीडर ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो डेफिनेटली पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एंड जब प्राइमल चॉसिटी लीडर इस वक्त लू फेंग के फेस की तरफ देखते हैं तो वो थोड़े से शॉक होता है। वो देख सकते थे कि लू फेंग के एक्सप्रेशन के अंदर एक सडन चेंज देखने के लिए मिला है। इतने टाइम से जो लू फेंग पत्थर दिल बन के बैठा था, एकदम से उसके आंखों के अंदर थोड़े मोड़े आंसू देखने के लिए मिल सकते थे। लू फेंग सिटिंग माउंटेन गेस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर, आप कह रहे हो कि आप मेरे मिनीचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करोगे? सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है हाँ, तूने कुछ और सुना क्या?
लू फैंग कहता है टीचर लेकिन आपके मिनिएचर यूनिवर्स का क्या। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि मैं इस वक्त बस एक ही मिनिएचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और एट दिस मोमेंट मुझे लगता है कि तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि इवन अगर मैं ट्रांसइंकार्नेशन कर भी सकता हूँ तो ये भी पूरी तरीके से पॉइंटलेस है, क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल हो और तुम्हें इस टाइम इस वक्त तक इस जगह तक लाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाया और इस तरीके से मैं अपनी सारी की सारी मेहनत पानी में कैसे जाने दे सकता हूँ। और तुम्हारा मिनिएचर यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है तो मेरी इतने एंडलेस ईयर्स की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लू फैंग इन सारे वर्ड्स को सुनता है तो डेफिनेटली लू फैंग को एक पॉइंट तो नज़र आता है और एकदम से उसके इमोशन थोड़े थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वैसे वो सही कह रहा है, उन्होंने लू फैंग को कल्टीवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और फाइनली आज लू फैंग पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स का सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन है। और अगर इस तरीके से उसका मिनिएचर यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है तो शायद से सिटिंग माउंटेन गेस्ट ही होंगे जिनको सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि एज अ टीचर उनका जो डिसाइपल है वो फ्यूचर के अंदर और आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, ये कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी मैं वॉइड स्पेस लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा और ट्रांसइंकार्नेशन करना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इस वक्त और इन फ्यूचर तुम्हें और भी काफ़ी सारे सीक्रेट्स पता चलने लगेंगे और उस वक्त तुम शायद से समझ जाओगे कि मैं तुम्हारा टीचर मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ और मैं तुम्हें क्यों बचाना चाहता हूँ। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है तुम्हें 1% भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इवन तुम्हारे टीचर को अपनी लाइफ को भी पूरी तरीके से सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। एक्चुअली में इस वक्त जो लू फैंग और सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे ये एक दूसरे से पब्लिकली बात नहीं कर रहे थे, ये लोग माइंड टू माइंड बात कर रहे थे और इस वक्त सिटिंग माउंटेन गेस्ट काफ़ी ज़्यादा पीछे बैठे हुए थे। जब लू फैंग इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि पता नहीं सिटिंग माउंटेन गेस्ट इस वक्त उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके माइंड के अंदर और कोई दूसरा प्लान है। उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ एराज लगा दिए लू फैंग को बड़ा करने के लिए और इस हद तक लाने के लिए। इस वक्त जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है उन्होंने आज तक लू फैंग से कोई भी मदद नहीं मांगी और ना ही उसे कुछ भी करने के लिए कहा है, लेकिन इवन अनटिल नाउ सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने जितनी भी लू फैंग की मदद की है, जितनी भी काइंडनेस उसके लिए दिखाई है, वो सारी के सारी मदद इवन ट्रू यान प्राइमोसिटी लीडर और बाकी के जितने भी लू फैंग के टीचर्स आज तक रहे उन सबसे कई गुना ज़्यादा है। लू फैंग सिटिंग माउंटेन गेस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि मास्टर जब ये सेक्टर 20 क्राइसिस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और जब मैं अपने सारे करीबी लोगों को बचा लूँगा उसके बाद मैं आपकी ये जो ग्रेट काइंडनेस है उसे रीपे करूँगा और इवन इसे रीपे करने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पूरी तरीके से होल हार्टली वो चीज़ भी करने के लिए तैयार रहूँगा। एंड इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और वहाँ से गायब हो जाता है। सेम टाइम जब लू फैंग प्राइमल यूनिवर्स को लेफ्ट करता है तभी जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो डायरेक्टली मिल्की वे होली लैंड से होते हुए लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर चले जाता है। वो इस वक्त एक बड़े से माउंटेन पीक के ऊपर बैठे हुए थे। गाइस एक्चुअल में इनकी जो स्पेसशिप थी वही एक बड़े से माउंटेन पीक के शेप की थी और इसलिए सब लोग इसे सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते थे। एंड गाइस जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि ये जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट की ये जो ट्रेजर है जिसके ऊपर वो हमेशा बैठे हुए रहते हैं माउंटेन जैसी, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर है। जिस तरीके से लू फैंग के पास उसका स्टार टावर है, जिन लोगों ने इस नोवेल को स्टार्टिंग से पूरी तरीके से समझा होगा, छोटी छोटी डिटेल्स को देखा होगा, तो उन लोगों को पता होगा कि जो सारी चीज़ें स्टार टावर इस वक्त कर सकती है वही सारी चीज़ें इस वक्त जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट की है, जो सिटिंग माउंटेन है या फिर जो माउंटेन है जैसा ट्रेजर है वो भी ये सारी चीज़ें कर सकता है, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा। इवन ये अपने अंदर भी काफ़ी सारे लोगों को ट्रैप कर सकता है। सो मे भी हो सकता है कि स्टार टावर से भी ज़्यादा पावरफुल हो और इसलिए सिटिंग माउंटेन गेस्ट जैसे इतने ज़्यादा पावरफुल बंदे को ये नाम दिया गया है सिटिंग माउंटेन गेस्ट। माउंटेन गेस्ट डायरेक्टली बिना कोई देरी किए हुए लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ पे कोई भी उन्हें नहीं रोकता, वो स्मूथली एंटर कर जाता है। जब सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर एंटर करते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उन्होंने सोचा नहीं था कि लू फैंग का जो स्ट्रक्चर होगा मिनिएचर यूनिवर्स का वो इतना ज़्यादा डिफरेंट होगा। वो जानते थे कि डेफिनेटली लू फैंग उनका डिसाइपल है और कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, लेकिन ये पूरी तरीके से एक नई चीज़ देखने के लिए मिल सकती थी। वो कहता है कि डेफिनेटली अभी मुझे फील हो रहा है कि मैं अपनी डिसाइपल के मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर आया हूँ। इसी के बाद जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो लू फैंग से कनेक्ट होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर आ चुका हूँ और मैं तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स के बीचों बीच बैठा हुआ हूँ। रही बात उन सेक्टर 20 की तो वो इस वक्त तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर है। जैसे ही वो तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर अटैक करे वैसे ही मुझे जल्दी से बता देना। भले ही इस वक्त जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स को गार्ड कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि वो हमेशा गार्ड नहीं कर सकते और वो ऐसे ही मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर जाके उन सारे सेक्टर 20 के साथ फाइट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो लोग वेट कर रहे थे
कि जब तक वो सेक्टर 20 भी फाइट नहीं करेंगे या फिर अटैक नहीं करते तब तक वो भी कोई भी रैकलेस मूव नहीं करने वाले। तो जो लू फैंग था उसे इस चीज़ का टेंशन हो रहा था कि जो जो बचे हुए 4,50,000 सेक्टर 20 थे वो लोग पूरी तरीके से स्कैटर हो चुके थे। मतलब लू फैंग को एक एक दो दो तीन तीन करके इन सेक्टर 20 को मारना पड़ता, और इस तरीके से अगर लू फैंग इनको मारता तो डेफिनेटली लू फैंग का काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद होता। तो लू फैंग बस ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि बड़े बड़े ग्रुप्स कहाँ पे है। तभी जो मुरुशा होता है वो लू फैंग से कहता है कि मास्टर एक जगह है जहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा सेक्टर 20 है। वही लू फैंग सेक्टर 20 मुरुशा से कहता है कि उन सब लोगों के ऊपर नज़र रखो, हम जल्दी से जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। मुरुशा कहता है कि वो सारे जो सेक्टर 20 है कुछ की पावर बढ़ रही है और कुछ की पावर नहीं बढ़ रही, कुछ सेक्टर 20 काफ़ी ज़्यादा खा रहे हैं तो कुछ सेक्टर 20 खा ही नहीं रहे। मुरुशा कहता है कि मास्टर लेवल 5 के सेक्टर 20 को अभी भी बॉर्न होने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और कुल मिला के जो 4,50,000 सेक्टर 20 है उनके अंदर से बस 50,000 सेक्टर 20 बचेंगे ऑन एन एवरेज, जिसके बाद उन 50,000 में से भी बस 9 सेक्टर 20 होंगे जो कि सर्वाइव कर पाएंगे, और एट द एंड वो 9 सेक्टर 20 एक दूसरे से फाइट करेंगे और उनमें से एक बचेगा, और वो जो एक सेक्टर 20 होगा उसके साथ मुझे फाइट करनी पड़ेगी। और कुछ ही टाइम के अंदर लू फैंग देखता है कि वो जो 4,50,000 सेक्टर 20 में से थे उनमें से 3,000 सेक्टर 20 गायब हो चुके थे, मतलब वो 3,000 सेक्टर 20 मर चुके थे। लू फैंग सेक्टर 20 मुरुशा से पूछता है क्या अभी तक कोई लेवल 5 का सेक्टर 20 बॉर्न नहीं हुआ। तभी सेक्टर 20 मुरुशा कहता है कि नहीं मास्टर अभी तक तो नहीं हुआ, और सेक्टर 20 लेवल 5 का बॉर्न होना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और अगर एक आध बॉर्न हो भी जाता है तो वो स्टिल लेवल 5 के ऊपर ही होगा, और आप जल्दी से जाके उसको मार भी सकते हो। थोड़ा टाइम और वेट करो ताकि कुछ 6-7 सेक्टर 20 लेवल 5 के बॉर्न हो जाए, जिसके बाद काफ़ी सारी सेक्टर 20 की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, और उन सारे लेवल 5 के सेक्टर 20 को ख़त्म कर देना। तभी लू फैंग कहता है कि लेकिन याद रखना कोई भी लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न नहीं होना चाहिए। मुरुशा कहता है कि मास्टर मैं केयरफुल रहूँगा, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कोई लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न हो। इस वक्त बस 4,50,000 सेक्टर 20 है, और शायद से जितने भी सेक्टर 20 है उनमें से ज़्यादातर जो सेक्टर 20 है वो 2/3 ही है जो कि इतने ज़्यादा पावर पोजेस करते हैं कि जो वो लेवल 6 के सेक्टर 20 तक पहुंच सके। लेकिन वो लोग इस वक्त सब एक दूसरे को खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पावर है वो उन सब लोगों में डिवाइड हो रहा है। तो इस वक्त लेवल 6 का सेक्टर 20 बॉर्न होना स्टिल थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तभी जो लू फैंग होता है वो लू फैंग से कहता है कि मास्टर अभी आप जा सकते हो, क्योंकि इस वक्त जिस एरिया में आप जाने वाले थे उस एरिया में बस 1,000 सेक्टर 20 बचे हैं, और उन 1,000 सेक्टर 20 के अंदर लगभग लेवल 5 के 3 सेक्टर 20 है। इसी के साथ लू फैंग सोचता है कि अभी अभी एक लेवल 5 के सेक्टर 20 ये लोग बॉर्न हुआ है, और ये लोग कुछ टाइम पहले ही लेवल 5 के होते और डेफिनेटली इनको लेवल 6 के ऊपर जाने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी टाइम लगेगा। तो मुझे अभी भी थोड़ा बहुत रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि लू फैंग जो था वो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर 20 को नहीं मार सकता था, क्योंकि वो सारे फैले हुए थे। जितने कम सेक्टर 20 होंगे उतना ज़्यादा लू फैंग के लिए आसान होगा। तो लू फैंग सोचता है कि कुछ टाइम और, ताकि ये जो सेक्टर 20 का नंबर है वो थोड़ा सा और डिक्रीज़ हो जाए। कुछ ही टाइम के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो सेक्टर 20 का नंबर है वो 800 हो जाता है, फिर 600 हो जाता है, और फिर 300 के करीब हो जाता है। एट द एंड जो सेक्टर 20 मुरुशा होता है वो लू फैंग से कहता है कि मास्टर इस वक्त वहाँ पे कुल मिला के 210 सेक्टर 20 है, और लगभग वहाँ पे 10 लेवल 5 के सेक्टर 20 है जो कि बॉर्न हो चुके हैं। में से भी जो 7 है वो बस कुछ टाइम पहले ही लेवल 5 के ऊपर आया है, और ये जो 3 सेक्टर 20 है वो उन 10 में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद लू फैंग सोचता है कि अगर वो अभी भी रुका रहा तो मे भी हो सकता था कि वो जो मोस्ट पावरफुल 3 सेक्टर 20 है वो जल्दी जल्दी बाकी के लेवल 5 के सेक्टर 20 को निपटा के वो लेवल 6 के ऊपर पहुंच जाए। इसलिए लू फैंग और ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता था। लू फैंग जल्दी से जल्दी उन 3 मोस्ट पावरफुल लेवल 5 के सेक्टर 20 को पॉइंट आउट करता है, और उसके बाद जल्दी जल्दी उन लोगों के लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। गाइस जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि 4,50,000 सेक्टर 20 थे, और उसके अंदर से वो 50,000 हो गए, फिर 50,000 से वो कुछ 10,000 के करीब बचे थे, और फाइनली इस वक्त उनकी जो संख्या है वो 210 तक आ पहुंची है, और 210 में से बस 10 ही लेवल 5 के सेक्टर 20 है, और बाकी सारे जो है वो 3 या फिर 4 के होंगे। है इस वक्त लू फैंग अपनी शिव विंग्स को बाहर निकालते हुए एंडलेस स्पेस के अंदर टेलीपोर्ट कर रहा था, और वो साथ ही साथ सोचते हुए जा रहा था कि अगर मैं एक सिंगल सेक्टर 20 को टारगेट करता हूँ तो डेफिनेटली बाकी के जो सेक्टर 20 है वो भागना शुरू कर देंगे और वो भाग जाएंगे। लेकिन मेरी औकात के हिसाब से मैं जैसे ही एक सेक्टर 20 को मारता हूँ मैं वैसे ही दूसरे सेक्टर 20 के पास जल्दी से टेलीपोर्ट होके जा सकता हूँ और दूसरे सेक्टर 20 को भी मार सकता हूँ। इसका मतलब एटलीस्ट मैं 2 सेक्टर 20 को तो मार ही सकता हूँ। रही बात तीसरे सेक्टर 20 को मारना, वो मेरी लिमिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा चांस अच्छे रहे तो मैं तीसरे सेक्टर 20 को मारूंगा, और चौथा सेक्टर 20 पूरी तरीके से लक के ऊपर डिपेंड करता है।
तो इस वक्त जो लू फैंग था वो बाकी नल्ले सेक्टर पीस को मार्क नहीं कर रहा था, वो बस उन्हीं को टारगेट कर रहा था जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जब लू फैंग तेज़ी से टेलीपोर्ट करते हुए आगे जा रहा था और लगभग उसे उस सेक्टर 20 के वाले एरिया के अंदर पहुंचने के लिए 3 मिनट लगने वाले थे, तभी जो मोरूशा होता है वो लू फैंग से कहता है कि मास्टर, वो जो सेक्टर 20 है क्यों या वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। था जब वो मेरे जितना ही पावरफुल था और इस वक्त वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, और कुल मिला के यही सेक्टर 20 है जिसकी सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो लेवल 6 के ऊपर सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँचे। एंड क्योंकि इसी सेक्टर 20 ने सबसे ज़्यादा सेक्टर 20 को भी खाया है, तो इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो आपको सबसे पहले इसी को टारगेट करना चाहिए। इसी के बाद लू फैंग अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को एक सेक्टर 20 देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस होता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और वो एक और सेक्टर 20 को खाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए कि तुम्हें मैं खा रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड मैं अल्टीमेट किंग बनने वाला हूँ। ये सेक्टर 20 और कोई नहीं था, ये क्यूया ही था। लास्ट टाइम जब लू फैंग सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर गया था तो उसने 8 मिलियन से ज़्यादा सेक्टर 20 को मार दिया था, और उसमें से काफ़ी सारे पैनिकल सेक्टर 20 भी इंक्लूडेड थे। इवन लू फैंग ने बड़ी को मार दिया था जो कि टॉप के ऊपर था, और बड़ी के बाद जो सेकंड टॉप पे आता था वो क्यूया ही था। सेक्टर 20 क्यूया जोर जोर से हंसता और कहता है कि अगर एक बार मैं लेवल 6 के ऊपर एंटर कर जाता हूँ तो उसके बाद मेरे पास लगभग 10 मिलियन बॉडी होगी, और इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकता हूँ, मैं पूरी तरीके से अमर हो जाऊँगा, मैं अपने सारे एनिमीज़ को चुन चुन के मार सकता हूँ अपने स्किल्स के थ्रू। इवन अगर मैं काफ़ी सारे लोगों के थ्रू सराउंड हो भी जाता हूँ तो मेरे पास पूरी तरीके से फेल होने के लिए लगभग 1000 चांसेस होगी, लेकिन वही बाकी के जो सेक्टर 20 है वो बस एक ही बार फेल होना अफोर्ड कर सकते हैं। और रही बात उसकी 10 मिलियन बॉडीज़ की, तो उसकी 10 मिलियन बॉडीज़ में से 2, 4, 5, 10,000 बॉडीज़ ख़त्म भी हो जाती है, फिर भी उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड यही होने वाला है कि जो फर्स्ट सेक्टर 20 होगा जो कि लेवल 6 के अंदर एंटर करेगा वही फाइनल किंग बनेगा। जब ये जो सेक्टर 20 क्यूया आता है ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो ही रहा था, तभी वो सडनली कुछ फील करता है। उसके आसपास का जो स्पेस है वो पूरी तरीके से कवर हो चुका था, मतलब वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था। एकदम से उसे एक मिनिएचर हार्ट अटैक सा आता है, उसे समझ जाता है कि ये क्या चीज़ है, समझ जाता है कि इस तरीके से जो मोस्ट पावरफुल सेक्टर 20 है उसके पास बस एक ही पर्सन आ सकता है जो कि मिल्की वे हॉर्डे लीडर है, और जो मिल्की वे हॉर्डे लीडर है वो डेफिनेटली उन्हीं सेक्टर 20 को मारेगा जो कि इन सेक्टर 20 के चेन के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर है, जिनकी सबसे ज़्यादा होप है फाइनल किंग बनने की। इस वक्त जो क्यूया था उसकी पूरी तरीके से होश उड़ चुके थे, उसके दिमाग से अभी फाइनल किंग बनने का थॉट भी पूरी तरीके से गायब हो चुका था। अकॉर्डिंग टू ये जो सेक्टर 20 थे इन लोगों के प्लान के हिसाब से जिस मूवमेंट के ऊपर मिल्की वे हॉर्डे लीडर बाहर आ रहा है इन लोगों को मारने के लिए, उस टाइम इन लोगों की पूरी तरीके से कयामत शुरू हो जाएगी। इन लोगों के लिए वो सबसे ज़्यादा ब्रूटल सिचुएशन होगी। एंड वो लोग चाहते थे कि जो मिल्की वे हॉर्डे लीडर है वो कभी भी सेक्टर 20 को हंट करने के लिए आए नहीं, और इसलिए उन्होंने अपने आप को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, और उनका जो एक पार्ट था वो लू फैंग के जो मिनिएचर यूनिवर्स थे उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर वो लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर अटैक करेंगे तो लू फैंग उन सारे सेक्टर 20 के साथ फाइट करेगा। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि जो लू फैंग है वो लिटरली इस जगह पर आएगा। इसी के बाद जो क्यूया होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मिल्की वे हॉर्डे लीडर तुम इस चीज़ को रिग्रेट करोगे, तुम डेफिनेटली इस चीज़ को रिग्रेट करोगे। लू फैंग पूरी तरीके से इसको इग्नोर कर देता है, तभी उसकी जो सिल्वर विंग्स होती है वो पूरी तरीके से पीछे से भयानक तरीके से ग्लो करने लग जाती है, और वो क्यूया को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए उसकी जो ओरिजिन होती है या फिर जो उसकी ब्लडी गोल्डी पावर्स होती है उनको अपनी शिव विंग्स के साथ इन्फ्यूज़ कर देता है, जिसके बाद सडनली एक स्पेस फॉर्म हो जाता है। ये मिनिएचर यूनिवर्स था। जो क्यूया होता है वो इमीडिएटली बाकी सारे सेक्टर 20 को एक मैसेज पास करने लग जाता है एक्सेप्ट मोरूशा कि मिल्की वे हॉर्डे लीडर वो मेरे पे अटैक कर रहा है, मैं मारा जाऊंगा, वो यहाँ पे आ चुका है, जल्दी जाओ और उसके मिनिएचर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दो, जल्दी जाओ मेरे दोस्तों, मेरा बदला लो। जो क्यूया था वो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि वो लू फैंग के साथ फाइट नहीं कर सकता, और इसलिए वो लू फैंग से बदला लेने के लिए जो लू फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स है वो पूरी तरीके से बर्बाद करने को ऑर्डर दे देता है। और इसी के साथ साथ इसवो को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, तो उसके पीछे हम लोगों को काफ़ी सारी एंग्रेविंग्स बनते हुए देखने के लिए मिल सकती थी। इसवो को अपना मोस्ट पावरफुल अटैक डिस्ट्रक्शन को जन्म दे रहा था। इसके अलावा जैसे वो बाकी के जो सेक्टर 20 होते हैं उन लोगों को पता चलता है जो मिल्की वे हॉर्डे लीडर है वो इस वक्त क्यूया को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो लोग सोचते हैं ये मिल्की वे हॉर्डे लीडर ये किस मिट्टी से बना है, इवन इसने अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ दिया, इसको अपने मिनिएचर यूनिवर्स की भी कोई परवाह नहीं है, वो हर एक चीज़ को रिस्क करना चाहता है हम सेक्टर 20 को खोने के लिए। लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा रैकलेस है करके। इसी के साथ वो सारे के सारे जो सेक्टर 20 होता है वो एक साथ लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर अटैक करने लग जाता है, एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर मोर दैन 4,50,000 सेक्टर 20 इंस्टेंटली लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स को पूरी तरीके से क्लोजली पैक कर लेते हैं और डिवॉर करना स्टार्ट कर देते हैं।
वही हम लोगों को सेटिंग माउंटेन गेस देखने के लिए मिलता है, जो कि इस वक्त लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर बैठे हुए थे एक बड़े से विला के अंदर, आराम से लेट लेट के ये दबा के दारू पी रहे थे। सेटिंग माउंटेन गेस को लू फेंग के मिनीचर यूनिवर्स के अंदर आके ऑलरेडी 20 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके थे। एंड डेफिनेटली इन 20 दिनों के अंदर वो थोड़े से बोर हो गए थे, तो डेफिनेटली वो अपने इन आखिरी पलों को मस्त मज़े से जीना चाहते थे। वो आराम से एक बड़ी सी टीवी के ऊपर इन सारे सेक्टर बीस को, पूरी दुनिया को तबाह करते हुए देख रहे थे, और वही दूसरे तरफ आराम से वाइन के गिलास को पकड़ते हुए इन सारी नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे थे। इसका मतलब गाइस एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो बंदा है ये दुनिया खत्म होने से पहले का लुत्फ़ उठा रहा है। सेटिंग माउंटेन गेस जो कि पूरी तरीके से चिल बैठे हुए थे, एकदम से उन्हें फील होता है कि एक इनविजिबल पावर जो कि पूरे के पूरे मिनिएचर यूनिवर्स को 1 सेकंड के अंदर कवर कर लेती है। वैसे अगर नॉर्मली थ्योरेटिकली देखा जाए तो जब सेक्टर बेस किसी भी मिनिएचर यूनिवर्स के ओरिजिन को डिवॉर करता है, तो उसके अंदर के जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनको उन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन इस वक्त 4,50,000 से भी ज़्यादा सेक्टर बीस जो थे वो लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर कर रहे थे। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा था, जिसके थ्रू जो सिटिंग माउंटेनियर्स जैसे इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन है वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर लेता है, तो इतने बड़े चेंज को कैसे नोटिस नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स का वो जो पार्ट था बनने वाला वो पूरी तरीके से सुना होगा, उन लोगों को पता होगा कि जो लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स है वो लगभग 1 लाख प्लैनेट्स या फिर 1 लाख हेवन से मिलते हुए बना हुआ है, जो कि उसके कोर के अंदर है, जो कि बीच में ओरिजिन के थ्रू सराउंडेड है, और ओरिजिन उनको पूरी तरीके से चक्कर काट रहा है, और वो कंटिन्यूसली आसपास की जो पावर्स होती है उसको डिवॉर करते रहता है। लेकिन सडनली जैसे ही इन सारी जो सेक्टर बीस थे उन लोगों ने इन ओरिजिन को डिवॉर करना स्टार्ट कर दिया, तो वो एकदम से और ज़्यादा तेज़ी से घूमने लग गए, जिसके कारण एक बहुत बड़ा सा वर्लपूल फॉर्म हो गया। और ये जो बड़ा सा वर्लपूल है वो इस वक्त लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर काफ़ी ज़्यादा इसी के साथ हम लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता था लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स का। गाइस लू फेंग ने अपने मिनिएचर यूनिवर्स को कुछ इस तरीके से बना के रखा था ना कि अगर ये जो सेक्टर बीस्ट है वो उसके मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर करने भी आए तो वो इतने आसानी से डिवॉर ना कर पाए। उसने काफ़ी सारे सेफ्टी इशूज़ को ध्यान रखते हुए अपने मिनिएचर यूनिवर्स को बनाया था। तभी हम लोगों को एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि और कोई नहीं लू फेंग ही होता है। ये लू फेंग का एक गोल्डी पावर अवतार होता है, जो कि सडनली उसी मिनिएचर यूनिवर्स के ओरिजिन के सेंटर के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। वो सडनली कुछ टेक्निक्स को परफॉर्म करता ताकि वो अपने ओरिजिन को एक सपोर्ट दे सके, ताकि वो इन 4,50,000 सेक्टर बीस को जो पावर है इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। एंड इस वक्त जो लू फेंग के 1 लाख प्लैनेट्स या फिर 1 लाख हेवंस थे जिससे लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स बना हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करने लग जाते हैं, मतलब हिलने लग जाता है। जैसे नॉर्मली तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा पीसफुली रोटेट करते हैं, लेकिन इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करने लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा क्रेजी मैनर के अंदर, जिसके थ्रू इनके बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी लाइट की रेज जो थी वो आउटबर्स्ट हो रही थी। कुछ जो हेवंस थे वो एक दूसरे से टकरा भी रहे थे। एंड इस वक्त काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स थे वो एक दूसरे के साथ टकरा भी रहे थे, जिसके कारण 1-2 प्लैनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो चुके थे। लेकिन लू फेंग ने भी अपने मिनिएचर यूनिवर्स को कुछ इस तरीके से बनाया था कि इवन उसके पास लगभग 1 लाख चांसेस थे, मतलब वो जो 1 लाख प्लैनेट से एक प्लैनेट आराम से लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता था। और जब तक एक भी प्लैनेट जिंदा रहता है या फिर एक भी प्लैनेट सही सलामत रहता है तो वो पूरी तरीके से लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स को पूरी तरीके से जिंदा रख सकता है। एंड सडनली जो लू फेंग होता है वो एक चीज़ को नोटिस करता है, और उस चीज़ को नोटिस करने के बाद लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एक्चुअल में वो जो 1 लाख से भी ज़्यादा प्लैनेट से जो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करने लग जाता है, तो वो एक नथिंगनेस फॉर्म करता है, और इस नथिंगनेस के अंदर एक बहुत बड़ा सा वर्लपूल फॉर्म होता है। और जो वर्लपूल था ये जैसे जैसे घूम रहा था, इसको घूमते ही जब लू फेंग इसको अच्छी तरीके से नोटिस करता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लू फेंग को इन सारी चीज़ों का मतलब समझने लग गया था। वैसे तो लू फेंग ने अपने मिनिएचर यूनिवर्स को डिज़ाइन कर दिया था, लेकिन उसको एक्चुअल में नहीं पता था कि उसका मिनिएचर यूनिवर्स क्या क्या कर सकता है, और उसको ये भी नहीं पता था कि उसने वो जो 1 लाख प्लैनेट्स वगैरह वो सारी चीज़ों डिज़ाइन की है वो एक्चुअल में एट द एंड किस काम आएगी। लेकिन अभी उसे पता चल गया था एक तरीके से, जब ये जो 1 लाख हेवंस एक साथ रोटेट कर रहे थे इतना ज़्यादा तेज़ी से, इन लोगों ने एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। एंड इस प्रोसेस का नाम था बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिन। इसका मतलब जैसे जैसे जो लू फेंग के बाकी के प्लैनेट्स है अगर वो कोलैप्स होते भी जाते हैं तो ये जो बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिन, ये जो नथिंगनेस है, इसके अंदर से और काफ़ी सारे प्लैनेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इसी तरीके से जो लू फेंग का मिनिएचर यूनिवर्स है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। मतलब जिस तरीके से लू फेंग ने 1 लाख हेवंस को क्रिएट किया था, और अभी जब लू फेंग का बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो वो वापस से और 1 लाख प्लैनेट्स को जनरेट कर सकता था। और इस तरीके से देखा जाए तो लू फेंग का जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो पूरी तरीके से इमॉर्टल है।
एंड ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि जो लू फैंग का ये जो मिनिएचर यूनिवर्स था वो पूरी तरीके से कंप्लीट था, वो पूरी तरीके से अपनी इटर्निटी को टच कर चुका था और इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अभी इसका ख़त्म होना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। और लू फैंग का भी जीन लेवल पूरी तरीके से परफेक्ट था। एट द एंड इन सारी चीज़ों का बस एक ही मतलब था कि चाहे ये सेक्टर बीस कितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, कितनी भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर ले लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर करने की, लू फैंग बिना कुछ खोए आराम से अपने मिनिएचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकता था। एंड रही बात बाकी के लोगों के मिनिएचर यूनिवर्स की, तो जिस मोमेंट के ऊपर वो बॉर्न होता है वो कुछ इस तरीके से बॉर्न होता है कि उनका एक साइज़ पर्टिकुलर होता है और उसके बाद उसके अंदर और ज़्यादा चीज़ों को फिट नहीं किया जा सकता। हाँ डेफिनेटली वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और कंप्लीट फ्री लीकेज वगैरह होता है, लेकिन स्टिल उनको डिवॉर किया जा सकता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि जो लू फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स था वो बाकी के ट्रू गॉड्स के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक था। काफ़ी ज़्यादा क्या 100 टाइम्स ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि बाकी के जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो बस 100 मिलियन लाइट ईयर्स के होता है, वही जो लू फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स था वो 1 बिलियन लाइट ईयर का था। एट दिस मोमेंट ऐसी एक चीज़ हो सकती है कि जो लू फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स है वो इतना ज़्यादा बड़ा ना हो एक ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल के बंदे से या फिर एक इटर्नल ट्रू गॉड के लेवल के ऊपर से, लेकिन जब लू फैंग ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस लेवल को टच करेगा या फिर इटर्नल ट्रू गॉड बनेगा तो डेफिनेटली उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स होगा वो किसी भी नॉर्मल ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस या फिर इटर्नल ट्रू गॉड के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। एक तरीके से जो लू फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स है उसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट है, पूरी तरीके से परफेक्ट है, वो एक तरीके से लीक फ्री मिनिएचर यूनिवर्स है। और क्योंकि लू फैंग ने अपनी मिनिएचर यूनिवर्स को बनाया इस तरीके से कि उसकी कोई कमज़ोरी ही नहीं है। लू फैंग को ये सारी चीज़ें डेफिनेटली रियलाइज़ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसके बाद लू फैंग हर एक चीज़ समझ जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को वो सारे सेक्टर बीस देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स को चबाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि चूसने की। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि वो लोग लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, वो उसके ओरिजिन को नहीं चूस पा रहे थे। उनको समझ नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्होंने किसी लोहे की चीज़ को काट लिया और उनके सारे के सारे दांत टूट चुके हो। वही सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम लोग को लू फैंग का वही गोल्डी पावर अवतार देखने के लिए मिलता है जो कि अपने आप को टेलीपोर्ट करता है उस जगह पे जहाँ पे सेटिंग माउंटेन गेस्ट बैठे हुए थे। इस वक्त जो सेटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज देखने के लिए मिल सकते थे आसपास के चॉइटिक एयर फ्लो को देखते हुए, जो कि पूरी तरीके से पूरे मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर फैल गया था। तभी वो लू फैंग के अवतार को देखता है और वो उसके अवतार की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लू फैंग, क्या मुझे तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत भी है? माउंटेन गेस्ट इस वक्त सच्ची में एक बहुत बड़े से शॉक के अंदर थे। उनको समझ नहीं आ रहा था, वो सोच रहे थे सेक्टर 20 जिसने पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स को हिला के रखा है, सब लोग इतना ज़्यादा डरते हैं, लेकिन वही सेक्टर 20 इस वक्त लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर आके पूरी तरीके से फीके पड़ गए। तभी जो लू फैंग का जो अवतार होता है वो सेटिंग माउंटेन गेस्ट की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा चिल आउट होते हुए कहता है कि टीचर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो सेक्टर बीस्ट है वो मेरे मिनिएचर यूनिवर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सेटिंग माउंटेन के शॉक के साथ बोलते, क्या वो तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? लू फैंग कहता है कि टीचर, वो जो सेक्टर बीस्ट है वो बाकी के नॉर्मल ट्रू गॉड्स के मिनिएचर यूनिवर्स को डिवॉर कर सकता है, लेकिन वो मेरे मिनिएचर यूनिवर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है, लेकिन फिर उनको फील होता है कि ऐसे कारनामे बस उनका डिसाइपल ही कर सकता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी ये भी नहीं सोचा था कि कोई सच्ची में ऐसा कोई ट्रू गॉड है जिसका जो मिनिएचर यूनिवर्स का साइज़ है वो 1 बिलियन लाइट ईयर के आसपास है। और इस वक्त लू फैंग ने उसे एक ऐसी न्यूज़ दी कि उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो कोई भी डिवॉर नहीं कर सकता। ये डेफिनेटली एक नई चीज़ ऐड हो चुकी थी। सेटिंग माउंटेन गेस्ट जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और फिर कहता है, इसका मतलब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। लिटरली गाइस, इस सीन को पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आई थी। मतलब जिस तरीके से सिटिंग माउंटेन गेस्ट गए थे लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स को बचाने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करके कि इवन मेरे को अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स को बचाऊंगा, और एट द एंड उनका पचका हो गया। उनको तो लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी एक छोटी उंगली भी नहीं हिलानी पड़ी। एंड इसी के साथ फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे सिटिंग माउंटेन गेस्ट होते हैं वो लू फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ देता है। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक रीजन के अंदर एक सेक्टर 20 देखने के लिए मिलता है जो कि सेक्टर 20 दिया था। और जो सेक्टर 20 दिया था इस वक्त वो अपनी डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। वो सोचता है कि प्रीवियसली जो बड़ी था, जब वो 5th लेवल के ऊपर था, वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, वो तब नया 5th स्टेज के ऊपर पहुंचा था। लेकिन इस वक्त अगर मैं देखा जाए, मेरी बात की जाए, तो मैं ऑलरेडी उस बड़ी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि मैं इस कैटास्ट्रॉफी को सर्वाइव कर जाऊँ और एट द एंड मैं फाइनल किंग बन जाऊँ। इस वक्त जो सेक्टर 20 दिया था वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था,
तभी सडनली उसे एक न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है। वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसे भरोसा नहीं होता, ये कैसे हो सकता है। लू फेंग का जो मिनिएचर यूनिवर्स है उसको कोई भी डिवॉर नहीं कर पा रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कोई मिनिएचर यूनिवर्स कैसे हो सकता है। वही जब लू फैंग सेक्टर 20 जिया की शक्ल देखता है तो डेफिनेटली उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है कि इसे अब किस लेवल का शॉक लगा है। तभी लू फैंग इन सारी चीज़ों को हंसते हुए देखता है और फिर अपने ब्लड गोस्ट ब्लेड को निकालते हुए एक फुल पावर अटैक उसके ऊपर कर देता है। इस वक्त हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जो सेक्टर 20 जिया था वो 5th स्टेज का सेक्टर 20 था और वो सेक्टर 20 बड़ी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इस वक्त ये ऑलरेडी अपनी टेक्निक डिस्ट्रक्शन को काफ़ी बार परफॉर्म कर चुका था, मतलब लगभग 3 से 4 बार। और इस वक्त वो अपनी पूरी ताकत के साथ एग्जीक्यूट कर रहा था, जिसके कारण इवन लू फैंग को इन सारी चीज़ों का बेनिफिट हो रहा था। क्योंकि आप लोगों को जैसे कि याद होगा लास्ट टाइम जब ये जो सेक्टर 20 बड़ी था उसने 2 बार डिस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज़ किया था, तो लू फैंग ने अपनी मोस्ट पावरफुल ब्लेड टेक्निक को क्रिएट कर दिया था। उन सारी मैजिकल या फिर वो जो डिस्ट्रक्शन टेक्निक के अंदर का वो जो वर्पुल वगैरह था उन सारी चीज़ों को समझने के साथ एंड इस वक्त ये जो सेक्टर 20 जिया था ये समझ चुका था कि ये चाहे कुछ भी कर ले, इवन ये डिस्ट्रक्शन को और 2-4 बार क्यों ना यूज़ कर ले, लेकिन वो लू फैंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बस लू फैंग को हल्का फुल्का हिला सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस टाइम वो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि वो अपने सेक्टर लाइट पैसेज वे को यूज़ कर ले। वैसे तो ये अपने सेक्टर लाइट पैसेज वे को एक ही बार यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर एक बार यूज़ करके अगर ये लू फैंग से बच जाता है तो ठीक है, वरना सेकंड टाइम यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि सेकंड टाइम जब ये यूज़ करेगा तो डेफिनेटली उसकी जो पावर्स होगी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और वो लेवल 4 के ऊपर पहुँच जाएगा और उस टाइम लू फैंग उसे आराम से रोक लेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डेफिनेटली पता चलेगी कि ये जो पर्सन है ये अपने उस अटैक को, मतलब अपने सेक्टर लाइट पोर्टल को यूज़ करके यहाँ से भाग पाता है कि लू फैंग इसकी चटनी बना देता है। सो इसी के साथ आज का जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। और एक और चीज़ मेरे को बताना कि आज के इस एपिसोड के अंदर सबसे ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ क्या लगी। और डेफिनेटली जब मैंने वो वाली चीज़ को पढ़ा था कि जो लू फैंग का मिनिएचर यूनिवर्स है वो पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टिबल है, और जो सिटिंग माउंटेन का इसका रिएक्शन आया था उस चीज़ को पढ़ने के बाद डेफिनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा हंसा था। एंड वो जो मोमेंट था मुझे डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट लगा पूरे के पूरे इस स्वॉलो स्टार नोवेल का। एंड इन सारी बातों के अलावा एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि आप लोग बोल रहे थे कि जो मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ वो कॉपीड है। तो या गाइज मुझे भी पता चला कि मेरे शॉर्ट कॉपीड है। एक्चुअली वो शॉर्ट मैं डाल ही नहीं रहा था। एक्चुअली ये सारी जो शॉर्ट्स है ये सारे के सारे शॉर्ट्स मेरी बहन डाल रही थी और मैंने उसे बोला था कि तू यूट्यूब से रेफरेंस वगैरह ले सकती है, लेकिन हूबहू वैसे ही उठा के मत डाल देना। लेकिन उस पागल ने एज इट इज़ ऐसे का ऐसा शॉर्ट उठा लिया और ऐसा का ऐसा डाल दिया। वरना गाइज आप सोच सकते हो कि मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ कि किसी शॉर्ट के ऊपर जहाँ पे किसी का नाम लिखा हो, ऑलरेडी चैनल का नेम लिखा हो, और मैं वैसे का वैसा उठा के डाल दूँ और उसके बाद इवन जो क्या बोलते हैं नीचे का कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी सेम लिख दो। इतना ज़्यादा मतलब नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है और डेफिनेटली इस तरीके की जो बेवकूफ़ी है वो मैं नहीं कर सकता। एंड जब तक मुझे ये सारी चीज़ें पता चली मैंने डेफिनेटली काफ़ी सारे शॉर्ट्स को डिलीट भी कर दिया वापस से और अपनी बहन को बता भी दिया कि उसे किस तरीके से क्या क्या काम करना है। एंड एक्चुअली बात ऐसी ना कि इस टाइम वो थोड़ी सी फ्री बैठी रहती है, तो इसलिए मैंने उसे बोला था कि तू मेरे चैनल पे शॉर्ट डाल दिया कर, अगर इतनी फ्री है थोड़ी बहुत चैनल की रीच भी मेंटेन पड़ी रहेगी। वरना आपको पता होगा जो बंदा दिन में एक वीडियो डालने के लिए भी मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो बंदा दिन में 3-3 शॉर्ट्स कहाँ से डालेगा। तो चलो गाइस कोई ना, ये सारी छोटी मोटी दिक्कतें चलती रहती है। और लास्ट के 2 दिनों से मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाला क्योंकि डेफिनेटली परसों तो मेरा बर्थडे ही था, मैं बिज़ी था। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक टारगेट भी दिया था कि आप लोग 8000 सब्सक्राइबर कर देते हो तो मैं डेफिनेटली वीडियो डालूंगा। और ऐसी बात नहीं थी कि आप लोगों ने 8000 सब्सक्राइबर नहीं किए इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। बात बस इतनी थी ना कि जिस दिन बर्थडे था उस दिन तो बिल्कुल ही फ्री नहीं था और उसके अगले दिन मेरे बाकी के आधे दोस्त आए थे। तो इन 2 दिनों में ना मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह किया, काफ़ी ज़्यादा घूमा फिरा, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थक जाता था और इतनी ज़्यादा नींद आने लग जाती थी तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट रहता था। अगर उस टाइम अगर 8000 सब्सक्राइबर हो जाते ना तो डेफिनेटली मोटिवेशन मिल जाता वीडियो बनाने के लिए और नींद भी भाग जाती, चाहे फिर रात के 1 क्यों ना बज रहे हो। लेकिन फिर मैंने देखा नहीं हुए, फिर मैंने सोचा चलो कोई ना हो जाएंगे बाद में, लेकिन फिर उस टाइम वो फील नहीं आया तो इसलिए आज वीडियो बना के डाल दिया। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कल से रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। और ये जो नोवेल है ये अगले 4 से 5 एपिसोड्स के अंदर ख़त्म हो ही जाएगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम चैप्टर्स बचे हैं, कुछ शायद से 10, 11, 12 चैप्टर्स बचे हुए हैं। एंड ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए।
एंड इसके अलावा जिन लोगों को भी लू फैंग का वो जो मिनीचर यूनिवर्स वाला जो पार्ट है वो समझ नहीं आया होगा तो वो कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आया होगा तो मैं डेफिनेटली एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का, जिसके अंदर मैं लू फैंग के वो जो मिनीचर यूनिवर्स होंगे उसकी पूरी फंडामेंटल्स बताऊंगा 0 से लेके 100 तक, मतलब किस तरीके से वो बना और क्या क्या है उसके अंदर, और वो पूरी तरीके से मतलब किस तरीके से अनडिस्ट्रक्टेबल है, वो पूरी तरीके से परफेक्ट कैसे है वगैरह। पूरा एक 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो तभी बनाऊंगा जब आप लोगों की डिमांड होगी, वरना तो एक वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और सॉरी मैंने आज थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम ले लिया लास्ट के अंदर, लगभग 5 मिनट का, तो उसके लिए माफ़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।